हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट बूस्ट नॉलेज। फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने इस चैनल पर बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक लेक्चर सीरीज चलाई हुई है, तो उसी सीक्वेंस में आज की हम वीडियो लेकर आए हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के लिए। यस फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड। आज हम उसी सीक्वेंस में लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो चलिए तेजी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हर एक पॉइंट को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो एक्सेप्शन वर्ड है, ये एक्सेप्शंस वर्ड है, इस एक्सेप्शन वर्ड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम टॉपिक के मीनिंग को जानेंगे, देन वन बाय वन हर एक पॉइंट को इसके डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो एक्सेप्शन का मतलब हिंदी में होता है अपवाद, और अपवाद का मतलब होता है कोई भी ऐसी कंडीशन जो किसी एक पर्टिकुलर चीज के अपोजिट हो। देखिए, हमें एक्सेप्शन किसके पढ़ने हैं? लॉ ऑफ डिमांड के पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है कि जो लॉ ऑफ डिमांड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसकी अपोजिट कंडीशन कौन कौन सी है। ठीक है, तो उसी को हम एक्सेप्शंस बोलेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन पहले प्रॉपर एक्सेप्शन का मीनिंग जानते हैं कि एक्सेप्शन का एग्जैक्टली मीनिंग होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पहले एक्सेप्शन का मीनिंग जानेंगे, फिर हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए फ्रेंड्स, हमने कल डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड में कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस एंड डिमांड की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। मींस प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है, वो हमें लॉ ऑफ डिमांड से ही पता चलता है। तो लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है कि एक कमोडिटी के प्राइस और उसी कमोडिटी की डिमांड में एक इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनवर्स एंड नेगेटिव क्यों बोला? क्योंकि टू वेरिएबल्स है, कमोडिटी का प्राइस एंड कमोडिटी की डिमांड। तो दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो उसके रेस्पॉन्स में डिमांड कमोडिटी की डिक्रीज हो जाएगी। इसके अगेंस्ट अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो उसके रेस्पॉन्स में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने एक डायग्राम देखा था लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इन सभी की भी को डिस्कस करके हमने जाना था कि जो डिमांड कर्व है, वो डिमांड कर्व कैसा होता है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट। देखिए, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये जो हमारा ये लाइन है, इस लाइन को हम डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ को ऐसे मूव करेगा और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को ये मूव करेगा। तो इसलिए डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होता है। अब आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है कि इस डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है। लॉ ऑफ डिमांड ने बताया कि जो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके एक्सेप्शन क्या होंगे? मतलब इसकी अपोजिट कंडीशन, जब हमारे प्राइस एंड डिमांड दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड भी इंक्रीज हो गई, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड भी डिक्रीज हो गई, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन बन जाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है, और एक्सेप्शन क्या होगा? जब प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव ना होकर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो चलिए अब हम वो सब कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि किस किस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा तो वही सारी कंडीशन एक्सेप्शन बन जाएगी लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर सभी पॉइंट्स को समझना। देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने डायग्राम में मेंशन किए हैं, उन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन समझेंगे कि ये कंडीशन क्या है। इन कंडीशन में ही लॉ ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा, और यही लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन बोली जाएगी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गिफिन गुड्स। मींस इसका नाम है गिफिन गुड्स, और इसको हम गिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये वर्ड आया गिफिन, ये गिफिन कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये एक ह्यूमन बीइंग का नेम है, एक इकोनॉमिक्स से गिफिन नाम के, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में इंफीरियर गुड्स का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसीलिए इसको हम इंफीरियर गुड्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको गिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गिफिन पैराडॉक्स मतलब इंफीरियर गुड्स के कॉन्सेप्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। तो गिफिन ने क्या बोला कि अगर कमोडिटी, जिस कमोडिटी की डिमांड एंड प्राइस की हम बात कर रहे हैं, वो कस्टमर या कंज्यूमर के लिए इंफीरियर है। अब समझना है कि इंफीरियर का मतलब क्या है। देखिए, इंफीरियर हम उन कमोडिटीज या उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं जिनकी क्वालिटी थोड़ी थोड़ी डाउन होती है, या कस्टमर के लिए वो कम वैल्यूएबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पर, एक कमोडिटी ब्रांडेड है और एक कमोडिटी लोकल है, तो यहाँ पर जो लोकल कमोडिटी है वो इंफीरियर गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी, क्योंकि ब्रांडेड की वैल्यू ज़्यादा होती है और लोकल की वैल्यू थोड़ी कम होती है, तो लोकल जो है वो इंफीरियर है। ठीक है, और जो ब्रांडेड है उसको हम सुपीरियर के नाम से
जानते हैं वो सुपीरियर गुड्स की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो गिफिन ने क्या बोला कि अगर कंज्यूमर के लिए कमोडिटी इंफीरियर है तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा, प्राइस में और डिमांड में रिलेशनशिप नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी उस कमोडिटी की, और उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो उस कमोडिटी डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करिए आपको एक शर्ट खरीदनी है, ठीक है, आप शर्ट ट्राई करने के लिए मार्केट गए और मार्केट में आपने दो शर्ट देखी, एक शर्ट ब्रांडेड थी और एक शर्ट लोकल थी। जो ब्रांडेड शर्ट थी वो आपको 700 में मिल रही थी और जो लोकल शर्ट थी वो आपको 500 में मिल रही थी। ठीक है, तो आपने अपने बजट के अकॉर्डिंग देखा कि मैं 700 खर्च नहीं कर पाऊंगा, मैं 500 वाली शर्ट ही खरीद लूंगा, क्योंकि आज आप ट्राई के लिए गए थे तो आप घर वापस चले गए, आप फिर नेक्स्ट डे फिर वही शर्ट खरीदने गए, आपके माइंड में था कि मेरा बजट के अकॉर्डिंग मैं 500 वाली शर्ट जो लोकल थी वही खरीद कर ले आऊंगा। ठीक है, लेकिन जब आप मार्केट पहुंचे तो आपने देखा कि जो ब्रांडेड शर्ट है उसका प्राइस डिक्रीज होकर 500 हो गया और जो लोकल शर्ट है उसका प्राइस डिक्रीज होकर 400 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको जो 500 खर्च करने का है तो आप क्या करेंगे, आप अब जो ब्रांडेड शर्ट है उसको खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 500 रुपीज खर्च करके ही आपको एक ब्रांडेड प्रोडक्ट या ब्रांडेड शर्ट मिल रही है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन यहाँ पर कैसे बना, क्योंकि इंफीरियर गुड्स के प्राइस डिक्रीज होने पर आपने उस इंफीरियर मतलब लोकल शर्ट को नहीं खरीदा, तो लोकल शर्ट के प्राइस कम हुए और आपने उसको परचेज नहीं किया, तो इंफीरियर गुड की डिमांड प्राइस डिक्रीज हुए और उसकी डिमांड भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि आपके में ब्रांडेड शर्ट आने लगी तो आपने लोकल को खरीदना बंद कर दिया और ब्रांडेड को खरीदना शुरू कर दिया। तो जो इंफीरियर गुड्स है उसके प्राइस डिक्रीज हुए, उसी के साथ साथ कस्टमर्स की डिमांड को भी कम कर दिया। तो इंफीरियर गुड्स की कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए एक एक्सेप्शन बन जाता है गिफिन पैराडॉक्स, गिफिन गुड्स या इंफीरियर गुड्स। ओके, आई होप आपके पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस चेंज एक्सपेक्टेशंस। देखिए इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि अगर कंज्यूमर को ऐसी एक्सपेक्टेशंस है, मतलब ऐसी उम्मीद है कि जिस कमोडिटी की प्राइस एंड डिमांड की बात की जा रही है उस कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में भी चेंज हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा और ये एक एक्सेप्शन बन जाएगा। मतलब प्राइस के इंक्रीज होने पर कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी और प्राइस के डिक्रीज होने पर कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होगी, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चलेंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं इजीली। सपोज करो ये ए नाम से कोई एक कमोडिटी है, कोई एक प्रोडक्ट है, इसका प्राइस 20 रुपीज है। ओके, 20 रुपीज है, लेकिन इसका प्राइस सपोज करो डिक्रीज होकर 20 से 18 रुपीज हो जाता है। कितना हो जाता है? 18 रुपीज। 20 रुपए से 18 रुपए इसका प्राइस हो गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस डिक्रीज होने पर इस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जानी चाहिए, लेकिन अभी कस्टमर को उम्मीद है कि आज इसका प्राइस 18 रुपीज मतलब 18 रुपए हुआ है, लेकिन कल परसों तक इसका प्राइस और कम हो सकता है। तो उस कंडीशन में कस्टमर अभी और प्राइस कम होने का वेट करेगा। प्राइस के 20 से 18 होने पर कस्टमर इस कमोडिटी को नहीं खरीदेगा, तो प्राइस तो डिक्रीज हुआ लेकिन कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि अभी कस्टमर और वेट कर रहा है कि इसके प्राइस और चेंज हो सकता है फ्यूचर में। तो इसलिए प्राइस कम होने पर भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। अगर इसके अगेंस्ट हम देखें तो देखते हैं इसके अगेंस्ट कंडीशन क्या बनेगी। सपोज करो कमोडिटी का प्राइस आज 20 रुपीज है, ओके, और इसका प्राइस इंक्रीज होकर 20 से 22 रुपीज हो जाता है, मतलब प्राइस इंक्रीज होकर 20 से 22 रुपए हो गया। ठीक है, और अभी कस्टमर को उम्मीद है का प्राइस फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ सकता है, तो इस कंडीशन में कस्टमर इसके प्राइस बढ़ने का वेट नहीं करेगा। कल ये 20 में थी, आज 22 में मिल रही है, कल ये और महंगी हो सकती है, तो हम इसको आज 22 रुपए में खरीदने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, प्राइस इंक्रीज होने पर 20 से 22 होने पर इस कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन कस्टमर को भी उम्मीद है कि फ्यूचर में इसका प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, तो कस्टमर अभी और इंक्रीज होने का वेट नहीं करेगा, बढ़े हुए प्राइस पर ही मतलब 22 रुपीज पर ही इसको खरीदने की कोशिश करेगा। तो प्राइस इंक्रीज हुआ और डिमांड भी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन बन गया लॉ ऑफ डिमांड का। अब समझते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कैसे एक्सेप्शन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, मतलब कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ गया है या उस कमोडिटी का फैशन आउट हो गया है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक कमोडिटी थी, ए नाम की कोई कमोडिटी है, इस ए नाम की कमोडिटी को कस्टमर ने पसंद करना बंद कर दिया है। अब जिसको कस्टमर अब पसंद ही नहीं करते हैं तो उस कमोडिटी का प्राइस कितना भी कम कर दिया जाए लेकिन उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन बन जाता है कि जो कमोडिटी कस्टमर ने लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया है उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई कमोडिटी फैशन से आउट हो गई है, जो जिसका फैशन पुराना हो चुका है, कस्टमर उसको सस्ते में भी खरीदना पसंद नहीं करेंगे, तो इसलिए जो कमोडिटी फैशन से आउट हो गई है या जिसको लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया है उसके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, इसलिए ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड लॉयल्टी।
देखिए ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या है। ब्रांड मतलब होता है कोई भी एक कंपनी, और लॉयल्टी मतलब लॉयल से बना है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा मतलब वफादार या विश्वास करने वाला। ठीक है, अगर कोई एक कस्टमर किसी एक ब्रांड के लिए, किसी एक कंपनी के लिए लॉयल है, तो उसको मतलब किसी एक कंपनी की ही, एक ब्रांड की ही कमोडिटी पसंद आती है, तो उस कमोडिटी का प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, कितना भी डिक्रीज हो जाए, लेकिन कस्टमर उस कमोडिटी को यूज करना बंद नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एडिडास के शूज पसंद है। ठीक है, अब एडिडास के शूज कितने भी महंगे हो जाए, कितने भी सस्ते हो जाए, क्योंकि मुझे यूज ही वही करने हैं, तो उस कंडीशन में महंगे और सस्ते होने पर मैं उसकी डिमांड को कम ज्यादा नहीं करूंगा, मैं अपनी डिमांड कांस्टेंट रखूंगा। या सपोज करो किसी एक कस्टमर को सैमसंग ब्रांड ही पसंद है, अब सैमसंग के जो प्रोडक्ट्स है उनके प्राइस घट जाए या बढ़ जाए, क्योंकि उसको तो वही पसंद है, उसको तो वही लेना है, तो वो उसके प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर उसकी डिमांड को कम ज्यादा नहीं करेगा। तो यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी वाली कंडीशन में भी एक एक्सेप्शन बन जाता है, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस गुड्स। मतलब अगर कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो जितनी महंगी होगी लोग उसको उतना ज्यादा खरीदेंगे। जैसे सपोज करो गोल्ड एंड डायमंड है। ठीक है, गोल्ड एंड डायमंड कस्टमर के, कंज्यूमर के स्टेटस को अच्छा शो करता है। जैसे सपोज करो आपको कहीं पार्टी में जाना है, तो आप जितनी अच्छे गोल्ड या डायमंड की चीजें यूज करेंगे, उतना आपका स्टेटस रिप्रेजेंट अच्छा होगा लोगों के सामने। ठीक है, अगर सपोज करो आपको अपना स्टेटस शो करना है और आप पार्टी वगैरह में बहुत सस्ती चीजें, बहुत सस्ते कपड़े पहनकर चले जाते हैं, तो आपका स्टेटस अच्छा शो नहीं होगा। अगर आपको स्टेटस शो करना है तो आपको महंगी से महंगी कमोडिटी को यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो गुड्स, जो कमोडिटी स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है, तो उन कमोडिटी या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, और स्टेटस गुड्स की कंडीशन में लॉ एक एक्सेप्शन बन जाता है लॉ ऑफ डिमांड का। तो स्टेटस गुड्स भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। देखिए जैसा एप्पल का मोबाइल फोन है, अगर आप एप्पल मोबाइल फोन लेते हो तो आपका स्टेटस एक अच्छा शो होता है, तो क्योंकि वो महंगा है इसलिए वो स्टेटस को अच्छा रिप्रेजेंट करता है। अगर सपोज करो एप्पल का मोबाइल फोन सस्ता मिलना शुरू हो जाए, आपको 5,000 10,000 में मिलना शुरू हो जाए, तो वो आपके स्टेटस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और कस्टमर अगर अपना स्टेटस शो करेगा, फिर कस्टमर वो सस्ते मोबाइल फोन को यूज नहीं करेगा, महंगे को ही यूज करेगा। तो जितनी कमोडिटी महंगी होगी स्टेटस शो करने के लिए, उतनी ज्यादा वो यूज की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर सपोज करो कस्टमर को, कंज्यूमर को उम्मीद है कि इस कमोडिटी की शॉर्टेज फ्यूचर में होने वाली है, या फिर इसकी शॉर्टेज फ्यूचर में हो सकती है, तो उस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें हम, जैसे सपोज करो लॉकडाउन की कंडीशन में या कर्फ्यू की कंडीशन में, ये हमें कंडीशन देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि हमें लगता है कि लॉकडाउन हो जाएगा या कर्फ्यू लग जाएगा तो हमें कमोडिटी मिलनी बंद हो जाएगी, तो हम महंगी कमोडिटी भी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो प्राइस के इंक्रीज होने पर कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज नहीं होती। अगर इससे भी एग्जाम्पल देखें, अभी कुछ सालों पहले आपने देखा होगा एक र्यूमर हुआ था कि जो साल्ट है, जो नमक है, वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो सभी लोगों ने नमक को ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लिया था। भले ही नमक उस टाइम पर महंगा मिल रहा था, लेकिन महंगा लोग कस्टमर नहीं देख रहे थे, महंगा होने के बाद भी कस्टमर उसको ज्यादा क्वांटिटी में ही परचेज कर रहे थे, तो साल्ट का प्राइस बढ़ा, लेकिन उसकी डिमांड भी बढ़ रही थी, क्योंकि फियर ऑफ शॉर्टेज था वहां पर ये खतरा था कि हमें साल्ट कल से नहीं मिलेगा या फ्यूचर में नहीं मिलेगा। तो अगर फियर ऑफ शॉर्टेज की कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, और ये एक एक्सेप्शन बन जाता है लॉ ऑफ डिमांड के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे सब एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड के, जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे और बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर को पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है अब।